टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी, जिन लोग इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी और जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी कई सारी खास टिप्स लेकर आई हैं, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं शेयर मार्केट में भारी गिरावट की भरपाई कैसे करें टैक्स बचाकर, कैसे कैलकुलेट होगी लीव एनकैशमेंट पर टैक्स की देनदारी, और साथ ही हॉस्टल के किराए पर भी लगेगा जीएसटी। जानेंगे क्या है कोर्ट का फैसला। इन सारे मुद्दों के बीच में सबसे पहली बात जब टैक्स की आती है तो टैक्स एक ऐसी चीज, ना भरे तो टेंशन, भर दे तो टेंशन। अब देखिए ना, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है उनको भी अभी भी टेंशन से मुक्ति नहीं मिली है। नोटिस आ रहे हैं, चूंकि उनको रिफंड देना आखिर सरकार को, तो सरकार पूरी तरह से छानबीन कर लेना चाहती है। ऐसे नोटिस बहुत आ रहे हैं, क्या आपके क्या फीडबैक आपके पास? देखिए, रिटर्न फाइल करने के बाद सबसे पहले तो आपको इंटीमेशन आएगी, जिसको हम नोटिस नहीं मानते हैं। ये सिर्फ इंटीमेशन होती है, ये बताने के लिए कि आपका डिमांड है, रिफंड है, या नो डिमांड नो रिफंड, बट आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और जैसे आपने रिटर्न भरी थी सरकार ने वैसे के वैसे उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो हर साल आती है, लेकिन इस साल से एक नई चीज़ देखने को मिली है, जिसमें आपके पास एक एसएमएस आता है और एक नोटिफिकेशन आती है पोर्टल पे, जिसमें आपको एक कुछ लिखा गया होता है, ऐसा जैसे कि आपका रिफंड है तो आप इसको अप्रूव कीजिए तभी रिफंड रिलीज करेंगे, या आपने कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम की है, जैसे कि पिछले साल आपका 80C और 80D की डिडक्शन नहीं थी, लेकिन इस साल आपने 80C भी लिया है, 80D भी लिया है, तो सरकार पूछ रही है कि आप इसे कंफर्म कीजिए, क्या ये डिडक्शन आपने ली है ये जेन्युइन है, ये आपकी बनती है। जब आप इसे कंफर्म करेंगे उसके बाद ही आपका रिफंड आएगा। तो ये नई चीज देखने को आई है इस साल, ज्यादातर लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है ये आई है। तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो कैसे, ईमेल पे आ रहा है या फिर मैसेज पे आ रहा है, कैसे आता है? देखिए, मैसेज पे आएगा और आपके पास मैसेज जैसे मिला उसके बाद हमें क्या करना होगा? आपको पोर्टल पे जाके लॉग इन करना है और पोर्टल पे भी आपको ये मैसेज दिखेगा, जहाँ पे आपको कंफर्म का बटन दिखेगा कि आप इसे कंफर्म करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो रिफंड आपने क्लेम किया है ये बिल्कुल जेन्युइन है। जब आप इसे कंफर्म कर देंगे तो कुछ ही दिन में आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दो चीजें, जिन लोगों के रिफंड अब तक नहीं आए, एक बार जाके पोर्टल पर देख रहे हैं कहीं उनके लिए कोई नोटिफिकेशन इस टाइप से तो नहीं आया, और दूसरा जिन लोगों ने पहली बार शायद किसी सेक्शन के तहत रिफंड क्लेम कर रहे हैं उनको ये संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिनकी मोटी रकम रिफंड में बन रही है, शायद सरकार पैसा देने से पहले छानबीन कर लेना चाहती है। चलिए, तो इसका ख्याल रखिए और अपने मैसेज को भी चेक करते रहिए, और साथ ही साथ पोर्टल पे जा करके आप अपने लॉगिन करके देखें कि कहीं आपके नाम से कोई इस तरह से सवाल जवाब तो नहीं किया जा रहा। करना कुछ नहीं, जैसा कि गौरी ने बताया, सिर्फ आपको जाकर कंफर्म करना है कि जो आपने जानकारी दी थी वो जानकारी बिल्कुल सही है और रिफंड बनता है, ताकि रिफंड आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हैं गाजियाबाद से प्रदीप जी। प्रदीप जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। बिल्कुल बढ़िया सर। बताएं, क्या सवाल है आपके पास? सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने जब अपना ITR भरा करंट ईयर के लिए, तो उसमें मुझे वो 59,000 दिखा रहा था कि मुझे देने हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो मैंने अपना चालान के थ्रू जमा कर दिया और वो भर दिया, लेकिन जब मैंने चेक किया अपना फॉर्म 16 तो उसमें एक मिसिंग था मेरा होम लोन का, तो 2 लाख रुपीज। तो मैंने रिवाइज फॉर्म भरा, जब मैंने रिवाइज फॉर्म फिलअप किया तो उसमें मुझे रिफंड दिखा रहा था 2,000 रुपीज। तो वो रिफंड मुझे आ भी गया है जो रिवाइज वाले में। तो ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जो मैंने गलती से 59,000 पे कर दिया है गवर्नमेंट को? अच्छा जी, तो देखिए, आपने जो रिटर्न अपनी रिवाइज की है ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई गलती हुई है। सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन कीजिए अपना एक्सेल पे या अपना एक पेपर पेन लेके कैलकुलेशन कीजिए और देखिए आपका एक्चुअल रिफंड बनता कितना है। अगर आपका एक्चुअल रिफंड 2,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो आपने शायद रिटर्न भरने में गलती की है। रिटर्न भरते टाइम आपने जो TDS आपका कटा था, जो आपके एम्प्लॉयर ने TDS काटा, या आपने जो 59,000 का टैक्स आपने अलग से जमा कराया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका आपने क्रेडिट नहीं लिया है रिटर्न में, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर ना करते हुए आपका कम रिफंड बना दिया है। तो आप रिटर्न दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। रिटर्न रिवाइज करने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन ध्यान रहे जब आप रिटर्न बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कोई गलती होगी आपसे या कोई चीज़ आप मिस कर देते हैं या एक्स्ट्रा रिफंड आप क्लेम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो
रिटर्न को रिवाइज करने से पहले बी डबली श्योर कि आपने जो रिटर्न रिवाइज की है, जो रिफंड क्लेम किया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रदीप जी, आपने रिफंड क्लेम नहीं किया था क्या, जो आपने 57,000 जमा किए थे चालान के थ्रू? नहीं। अच्छा, नहीं किया। देखिए, तो आपकी बीमारी पकड़ में तुरंत में आ गई, और जैसा कि गौरी ने कहा है, आप फिर से रिवाइज करिए और इसको क्लेम करिए, आपका पैसा तुरंत आपको मिल जाएगा, आपकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब नोएडा, और यहाँ से तारकेश्वर नाथ शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारकेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार कोहली सर। कोहली साहब ने, मेरा नाम लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, है ना। तो आप सवाल बताएं, आपका जवाब सटीक मिलेगा। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, और उसकी जो टर्नओवर बनती है सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस की, वो 3.65 करोड़ बनती है। ठीक है। और उसमें मुझे एक ह्यूज लॉस लगा हुआ है 17 लाख की, 17 लाख की, जो कि पुराने प्रोविजन के अनुसार टैक्स ऑडिट में मतलब फाल करता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैं देख रहा था कि आईसीआई की कोई गाइडलाइंस आई है, उसके अनुसार अब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का जो एब्सोल्यूट फिगर है उसी को टर्नओवर माना जाएगा। अच्छा। तो उसके अनुसार मेरी जो टर्नओवर बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की एब्सोल्यूट टर्म में, वो 6,80,000 बनती है। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मैं जो अभी रिटर्न फाइल करनी है, अभी बिलेटेड रिटर्न हो गया है, तो उसमें टैक्स ऑडिट मुझे करानी पड़ेगी, या बिना टैक्स ऑडिट के भी मैं फाइल कर सकता हूँ? मुझे लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है वैसे, क्योंकि आगे ट्रेडिंग मुझे करनी नहीं है। ठीक है। देखिए, आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं। जो ऑडिट होता है वो आपको तब कराना होता है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है। लेकिन एक और क्लॉज है जो ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से कम है, लेकिन आपके जो कैश के खर्चे और कैश की इनकम है वो टर्नओवर के 5% से कम है, तो आप इस 10 करोड़ की लिमिट को देखेंगे और आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो दोनों ही टर्नओवर आपने मुझे बताया, पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से, नई गाइडलाइंस के हिसाब से, दोनों ही 10 करोड़ से कम है, तो आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्योंकि आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर आपको ऑडिट कराना ज़रूरी होगा। लेकिन आपने खुद ही बोला आपको लॉस फॉरवर्ड नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना ऑडिट के आप रिटर्न की लेट फी भर के अपनी रिटर्न को जमा करा सकते हैं। तारकेश्वर जी, आपने आखिर में कहा कि अब मुझे ट्रेडिंग करनी नहीं, इसलिए मैं लॉस कैरी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है नुकसान से आप थोड़े से सहम गए हैं। जी। तो बिल्कुल आप शो देखिएगा, अभी हम शो में आगे आपको बताने वाले हैं, और बाकी दर्शकों को, कि शेयर बाजार में जो भी नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई आप कैसे टैक्स बचा करके कर सकते हैं। तो आप शो देखते रहिएगा। और इस बीच हम लेते हैं अगला सवाल पुणे से, जो कि सतीश मराठे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। अरे बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है। चलिए, ऐसे ही खुश रहिए, और बताइए टैक्स गुरु में कैसे जुड़े आप? टैक्स गुरु तो हम काफी पुराने इसके हुए हैं। अरे वाह, श्रोता हैं। हाँ, आज क्या पूछना चाहते हैं? गौरी मैम है ना? हाँ, गौरी मैम है आज। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा। और शेयर ट्रेडिंग मेरा हॉबी है एक्चुअल में। अरे वाह। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का हमने ITR 3 फाइल किया, तो उसका उन्होंने प्रोसेसिंग किया और 560 रुपीज का डिमांड निकला, जो हमने इमीडिएटली पे कर दिया। मतलब दैट वाज ऑन 25th ऑफ May। अभी इवन आफ्टर 4 months हमारा ITR स्टेटस दिखा रहा है प्रोसेस विद डिमांड ड्यू। तो हमने हमारे CA को कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी 1 सितंबर को फिर से 560 रुपये जमा कर दिए। तो लेकिन फिर भी 1 सितंबर को भी अभी 1 महीना होने को आया, तो देयर इज नो चेंज इन स्टेटस। तो मेरा ये कहना है कि इन्फोसिस ने जब ये पोर्टल डेवलप किया था, तो उन्होंने क्लेम किया था कि जो काम 60 डेज में होता है वो 3 दिन में होगा। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है काम। नहीं, सारा उल्टा पुल्टा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और आपको क्या करना है, गौरी हैं, बताएंगे गौरी? आपके लिए सवाल बचा कर रखे हो, तो पूछा उन्होंने गौरी हैं क्या, उसके बाद सवाल पूछा उन्होंने, बताइए। मैं बता देती हूँ। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पे एक ऑप्शन होती है जहाँ पे ये डिमांड आपकी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा होगा, वहाँ पे आपको डिमांड इज़ करेक्ट पे क्लिक करके और आपने जो चालान जमा किया है ये 560 रुपीज़ का, वो अटैच
अटैच कर देना है और चालान की डिटेल्स डाल देनी है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी हेडेक खत्म हो जाती है। आपका डिमांड वो रिटर्न प्रोसेस विद डिमांड दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये काम कर दीजिएगा, जहाँ पे वो डिमांड आ रही है वहाँ पे अग्री विद डिमांड करके इस चालान को अटैच जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी कोई हेडेक नहीं है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया है, हो सकता है इस वजह से वो डिमांड दिखा रहा है, आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार पे करते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। तो आप ये कर दीजिए और उसके बाद भूल जाइए कि आपकी कोई डिमांड थी। बिल्कुल, आप की समस्या दुरुस्त हो गई, आप चिंता ना करें। और इन्फोसिस जो कर रहे हैं अपना करेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी उसको निभाएंगे वो, लेकिन आपकी समस्या दूर हो जाएगी। टैक्स गुरु इसकी गारंटी जरूर लेता है। मुझे लगता है कई लोग अभी जो सवाल पूछ रहे हैं, जो शेयर बाजार के ट्रेडर रहे हैं, इन्होंने कहा भी शेयर बाजार के ट्रेडिंग करना इनका हॉबी रहा है। तो हमें लगता है दर्शकों को बता देना चाहिए कि शेयर बाजार जो गिर रहा है, घबराएं नहीं। टैक्स गुरु आपके लिए कुछ हद तक ये टैक्स बचा करके इस नुकसान की भरपाई करने के तरीके बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये तरीका आपको बताएंगे। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का ये मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है। लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए। अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में उभर रहे इन्हीं मौकों पर आज हमारा फोकस है और मेरे साथ हैं अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर एंड सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन और साथ ही पिक्सेल के फाउंडर एंड सीईओ अवैस अहमद। आप दोनों का ही स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप दोनों की कंपनियों में काफी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, जो खुद इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है।
तो गिरावट होती है तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया हमने लॉस बुक कर लिया लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल, तो वो लॉस बुक किया उसका कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी फायदा है क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सालों में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉस आपने इस साल बुक किया है ये अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? 8 साल तक। तो 8 साल तक आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट गिरेगा नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफी पते की बात है कि अगर शेयर बाजार के निवेशक आप हैं और तो इस गिरावट से घबराएं ना, इस गिरावट में भी अपना कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढने, तो इस अवसर ढूंढिए और इसमें आप लॉस बुक करिए। लॉस को जैसा गौरी ने कहा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कभी भी आपको मुनाफा होगा तो उस नुकसान को उस मुनाफे के एवज में उसकी भरपाई कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन उपाय बताया गौरी ने। फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हेमंत धवल साहब हैं फोन लाइन पर। हेमंत जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ जी, आपको नमस्कार, गौरी जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, एक्चुअली मेरे फादर ना एक डेबिट कार्ड एटीएम यूसेज या इंटरनेट में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल वे में चेक से बैंक से पैसे निकालते हैं। ठीक है। अपनी यूसेज के लिए कई बार उनको टाइम नहीं लगता तो वो मुझे कहते हैं मैं अपने अकाउंट से निकाल के उनको दे देता हूँ। अच्छा। और फिर वो मुझे उसी अमाउंट का चेक दे देते हैं मेरे नाम से। अच्छा। मिनिमम अमाउंट 50,000 तो निकालते ही हम, मतलब साल में 3 बार। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा था मेरे पे टैक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इससे, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से निकाल के उनको देता हूँ और वो मुझे चेक दे देते हैं मेरे नाम पे। बहुत ही अच्छा सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब इनके अकाउंट में पैसा आ गया है, पिताजी ने दिया और फिर ये पैसा निकाल कर उनको दे रहे हैं। पैसा आया इसका प्रूफ तो है लेकिन पैसा निकाल के पिताजी को दे इसका प्रूफ नहीं होता। नहीं, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो आपका अमाउंट बहुत छोटा है, सिर्फ 1.5 लाख का अमाउंट है, तो इसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं साल में 3 बार, यानी कि 1.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हैं, वो आप अपने खर्चे भी दिखा दें और जो फादर से आपको चेक आ रहा है 1.5 लाख का वो आप गिफ्ट दिखा दें, लोन दिखा दें। वैसे तो लोन नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उनको दे चुके हैं, तो गिफ्ट दिखा दीजिए। तो फादर से जो भी गिफ्ट आपको मिलती है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली प्रूव किया जा सकता है कि ये पैसा यहाँ से आपने विड्रॉ किया और उसके आसपास की डेट में ही आपके फादर ने आपको ये पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप इसको गिफ्ट दिखा के आप उनसे एक रिटर्न में ले लीजिए कि ये गिफ्ट है, मेल में ले लीजिए या कोई एक पेपर पे लिखवा बहुत ज़्यादा लीजिए। मतलब सिक्योर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अगर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन है। वैसे इतने छोटे अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको गिफ्ट भी दिखाएंगे, नहीं भी दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर वो पैसा पिताजी से लेते हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस पर अगर आमदनी होती है तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? नहीं, देखिए ये तो उन्होंने गिफ्ट दिया है तो ये तो अब उन्हीं का पैसा हो गया, तो अब आप इसको कहीं भी इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें, इस पे तो क्लबिंग भी नहीं होती है। अच्छा। बट आपको वो तो जैसे जनरली आप टैक्स देते हैं वैसे ही टैक्स देंगे। हाँ जी। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। अगला सवाल लेते हैं कानपुर से। प्रदीप कुमार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार सर, सवाल पूछूं मैं सर? हाँ बिल्कुल पूछिए। मैं सर ये कह रहा था कि मैंने 2019 में रिटायरमेंट हुआ सर बैंक ऑफ बड़ौदा से। अच्छा। और मुझे जो 3 लाख, मुझे करीब 7 लाख रुपए मिला लिविंग कैशमेंट का, उसमें कुल 3 लाख रुपए का मुझे टैक्स रिबेट मिली। अच्छा। बाकी पे हमको टैक्स लग गया। जबकि हमारे एक फ्रेंड है वो LIC से रिटायर हुआ सर, उसको भी करीब 8 लाख रुपए मिला है और उसका
टोटल एग्जेम्प्टेड था उसमें टैक्स से। अच्छा, तो सर मुझको क्यों नहीं मिला? और ये मिलना चाहिए मेरे को। LIC और बैंक बोथ आर सेम ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, इनकी समस्या बड़ी उलझन है। तो इनको क्यों नहीं मिला, इनके दोस्त को मिल गया, ये एक बड़ी तुलना कर रहे हैं। खैर बताएंगे आपको क्यों नहीं मिला, उनको क्यों मिल गया। जी देखिए, इसमें फ़र्क ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय होते तो आपके जो टोटल आपको जो रकम मिली है वो पूरी ही एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं है तो आपको 3 लाख की एग्जेम्पशन मिली है। क्योंकि आपका अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा होगा तो मिनिमम 3 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना होगा। वहीं आपके जो फ्रेंड हैं वो सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो उनको पूरा का पूरा जो टैक्स है उनका वो एग्जेम्प्ट हो गया है। चलिए, तो आप इसका मुझे लगता है आपको सफाई मिल गई होगी। क्यों? सरकारी में सर अभी आए हैं ये लोग, उससे पहले तो प्राइवेट भी थे, वो भी हमारे साथ रिटायर हुआ 2019 में। नहीं देखिए, अगर वो पहले आपके साथ थे और पहले यानी कि सरकारी नहीं थे तो उनकी एग्जेम्पशन गलत है, उनको तब ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये जो टोटल अमाउंट की एग्जेम्पशन होती है ये सिर्फ सरकारी लोगों को ही मिलती है, प्राइवेट वाले और बाकियों को नहीं मिलती है। हालांकि तो उनको किस हिसाब से मिला इस पे बहस करने से अच्छा है कि इनको इनके लिए क्या रास्ता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो हो सकता है उनसे कहीं कोई गलती हुई हो या कोई और चीज हो, उसके अंदर कोई और कैच हो। हाँ, तो आपका क्या हिसाब है वो गौरी ने आपको बता दिया है, तो मुझे लगता है कि आपकी उलझन दूर हो गई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं तो जो आप किराया दे रहे हैं कि क्या उस पर भी GST चुकाना पड़ेगा। ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं CNBC आवाज, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $1 बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेज से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल हमारे पास आया है इंदौर से, कृष्णा दुबे जी का है। दुबे जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताएं सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरे जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। कि जीएसटी में ऐसे कोड होते हैं, एक कोड है 9963, ठीक है, जो एकोमोडेशन से रिलेटेड है, और उसमें उसका सबसेक्शन है 996322, जिसमें हॉस्टल्स, कैंप्स और पीजीज के बारे में वो है। तो अभी जो रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट का फरवरी 22 में डिसीजन आया है, उसमें हॉस्टल्स को और पीजी को उन्होंने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग डिक्लेयर किया है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? और दूसरा जो अभी अमेंडमेंट हुआ है 9963 में, तो उन्होंने एकोमोडेशन में ये अमेंडमेंट किया है कि जो रेंटल वाले हैं, जो रजिस्टर्ड है रेंटल लेते हैं, उनको देना पड़ेगा, आरटीएम में जीएसटी देना पड़ेगा। आप जानना चाहते हैं कि इस पे हॉस्टल पे और इस पे जीएसटी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हालांकि आपने काफी अच्छा से रिसर्च खुद ही किया हुआ है, लेकिन उलझन बनी हुई है, तो उलझन दूर कर देते हैं। गौरी, क्या सुझाव है? देखिए, जो पहले इस पे एडवांस रूलिंग थी जिस पे कहा गया था कि ये जो हॉस्टल हैं और पीजीज हैं, ये आपके एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। जो नोटिफिकेशन आपने बताई उसके तहत ये नहीं होंगे एग्जेम्प्ट। लेकिन अभी कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नहीं होते, क्योंकि होटल में अगर आप रहने जाते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहने जाते हैं। लेकिन अगर आप पीजी में रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं तो उस केस में ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, तो इसको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ही मानेंगे और इस पे जो है आपको जीएसटी नहीं देना है। तो दुबे जी खुश हो जाइए, आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। और गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान